गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास की एसएसटी, जिसका कुछ जो फ्रांसीसी क्रांति का जो कुछ चैप्टर था, थोड़ा सा भाग मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। बाकी आगे का हम करते हैं। इससे पहले हमने देख लिया था कि जो फ्रांस का जो समाज था उसे 3 स्टेट्स में बांटा गया था। ठीक है, स्टेट्स मैंने आपको बता दिए थे। अब है जीने का संघर्ष, मतलब द स्ट्रगल ऑफ सरवाइव। जीने के लिए जो वहाँ की जनता सरवाइव कर रही थी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रांस की जो जनसंख्या थी वो थी 1715 में, 1715 में कितनी थी? 2.3 करोड़ थी। अब 1789 में ये कितनी हो गई? 2.1 करोड़ हो गई। मतलब जनसंख्या बढ़ गई थी। वहाँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कर काफ़ी ज़्यादा लाद दिया गया था। उसके बावजूद क्या होता था, और कर प्रति जो स्टेज था उसके ऊपर लगाया जाता था। तो मजदूरों की और आम जनता की, जो मध्यम वर्ग था, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और अमीर और गरीब की खाई बहुत ज़्यादा चौड़ी हो गई थी और जीवन के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता था। वहाँ के लोगों का अधिकांश जो मुख्यतः खाद्य था वो थे पाव रोटी, जिसकी कीमत बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी। अब है जीविका का संकट। जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है, ये देखिए आपको ग्राफ के जरिए बताया गया है। और उभरते मध्यम वर्ग के विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना। अब क्या होता है, जो तीसरा स्टेट रहता है उसमें जो मध्यम वर्ग था वो काफ़ी उभरा। क्यों? क्योंकि जो मध्यम वर्ग था उसमें पढ़े लिखे जो लोग थे उनकी काफ़ी ज़्यादा तादाद बढ़ने लगी थी, शिक्षित लोगों की। इसीलिए उनके जो विचार थे वो विचारों में भी परिवर्तन आया। अब एक तो पहले कर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था, उसके बाद अकाल भी पड़ गया था। अब ये दोनों चीज़ों के कारण जो मध्यम वर्ग था उसकी हालत, और जो कामगार थे, लोग थे, उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। अब 18वीं सदी में क्या हुआ, एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ और उसे क्या कहा गया था? मध्यम वर्ग कहा था। तो ये जो मध्यम वर्ग के कुछ लोग थे वो ये क्या करते थे? समुद्री पारी व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों से उत्पादन किया करते थे। तो जो ऊनी और रेशमी कपड़ों का ये निर्यात कर दिया करते थे, नहीं तो जो अमीर लोग हुआ करते थे वो इसे खरीद लिया करते थे। अब ये लोग पढ़े लिखे थे। उनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। मतलब कि जन्म से ही अगर आप कुलीन वर्ग में जन्म लिए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके योग्य हो। इनका मानना था कि योग्यता के आधार पे चुनाव होना चाहिए। तो इसके लिए क्या हुआ? समाज स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना जॉन लॉक और जो लॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। अपने टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के जो दैवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का क्या किया था? खंडन किया था। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता के जो प्रतिनिधि थे उनसे एक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव किया था, जिसमें कि क्या था? सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच क्या होना चाहिए? सत्ता का विभाजन होना चाहिए। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ इसी मॉडल पर सरकार बनी थी। तो फ्रांस के जो विचारक थे, राजनीतिक चिंतकों में अमेरिका संविधान, उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। अब जब वहाँ अमेरिका में भी बदलाव हुआ तो जो फ्रांस थे वहाँ पे भी वो लोग बदलाव चाहते थे। अब जो पढ़े लिखे जो लोग थे वो जहाँ कहीं बैठते, सैलूनों या कॉफ़ी हाउसों में, तो इस तरह की गोष्ठियाँ जो थी वो गर्मा गर्म बहस प्रस्तुत करती थी। पुस्तकों और अखबारों में जो लेख छपा करते थे लोग उसे बहुत इंटरेस्ट से पढ़ते थे, और जो पढ़े लिखे नहीं है उन्हें ज़ोर ज़ोर से पढ़ के सुनाया करते थे ताकि उन्हें भी ये चीज़ पता चल सके। अब उसी समय आप अपन इससे पहले पढ़ चुके थे कि लुइस 16 इनके राज्यों का जो खर्चा था वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब जनता पे कर भी काफ़ी ज़्यादा लगा चुके थे। जनता इस कर
के कारण बहुत ज़्यादा भड़कने लगी थी। अब क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, अब हमें ये देखना है कि क्रांति की शुरुआत कैसे। अब यहाँ देखिए, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, तिथियां हैं, उस तिथियों में क्या क्या हुआ आप लोगों को ये भी अच्छी तरह से पढ़ लेना है। अब क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, जब लुईस 16 ने कर बढ़ा दिए तो क्या हुआ, उसमें लोग और बढ़ा, और जो लुईस 16 थे वो ऐसे ही मतलब पहले ऐसे ही कर नहीं बढ़ा सकते थे। उसके लिए क्या था, फ्रांसीसी सम्राट लुईस 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। मतलब कर ऐसे ही नहीं बढ़ाया जा सकता था। उसके लिए क्या रहता था, प्रतिनिधि सभा में बैठक बुलाई जाती थी और करों पर प्रस्ताव को मंजूरी देनी पड़ती थी। अब जब फ्रांसीसी सम्राट को कर बढ़ाना था तो उसने फ्रांसीसी समाज लुईस 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साय में एक आलीशान भवन को सजाया गया। अब इसमें लोग कैसे, दूसरे स्टेट, पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में 300 प्रतिनिधि भेजे थे, आमने सामने की कतारों पर बिठाए गए थे, और जो तृतीय स्टेट के 600 प्रतिनिधि थे उन्हें पीछे खड़े किए, क्योंकि ये निम्न दर्जे के माने जाते थे। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसान, औरतों एवं कारीगरों की जो सभा थी, इसमें इनका जो प्रवेश था वो वर्जित माना जाता था। फिर लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से इनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। अब क्या होता है, जो स्टेट जनरल के जो नियम के अनुसार क्या था, प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार जो लुईस 16 थे, इसी प्रथा को पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु जो तीसरे वर्ग के प्रतिनिधि थे उन्होंने क्या मांग रखी कि अब की बार जो है सभा द्वारा मतदान कराया जाएगा। जो सभा थी उसके प्रत्येक मत को मतदान करने का अधिकार होना चाहिए, प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया तो तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे वो विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। अब तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक क्या होगा, असेंबली को भंग नहीं किया जाएगा। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, मिराबियो और आबेसिये ने किया था। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेष अधिकार वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय से जुड़ी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण दिए। आबेसिये मूलतः पादरी था और उसने तीसरे स्टेट क्या है शीर्षक में एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका लिखी। अब ये जो महत्वपूर्ण तिथियां और ये क्रियाकलाप ये आप लोगों को अच्छी तरह से रीड कर लेना। अब इसके आगे का जो चैप्टर है हम हमारी जो नेक्स्ट क्लास लगेगी उसमें एक्सप्लेन करेंगे। और ये चैप्टर मैंने सिर्फ खास बातें बताई हैं, बाकी का चैप्टर आप लोग इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के बच्चे अच्छी तरह से रीड कर लेंगे आप लोग ये चैप्टर यहाँ तक, ठीक है।